प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के हाइलाइट की चर्चा करेंगे। हाइलाइट के बारे में देखेंगे तो हेडिंग दीजिए, हाइलाइट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के तत्वों के हाइलाइट। देखिए, ग्रुप 16 के तत्वों में कौन कौन आते हैं? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की चर्चा करें। ऑक्सीजन जो है वह सभी हैलोजन के साथ हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सभी हैलोजन के साथ हैलाइड का निर्माण करता है। हैलाइड का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे यदि हम कहें कि फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, तो फ्लोरीन के साथ यह बनाता है OF2 एंड O2F2, ठीक है। यदि हम क्लोरीन के साथ चर्चा करें तो क्लोरीन के साथ बनाता है Cl2O, Cl2O5 एंड Cl2O7, ठीक है। यदि ब्रोमीन के साथ देखें तो ब्रोमीन के साथ Br2O और Br2O3 का निर्माण करता है। और यदि आयोडीन के साथ देखें तो आयोडीन के साथ यह बनाता है I2O5। ये ऑक्सीजन हैलोजन के साथ जो कंपाउंड का निर्माण करता है, यौगिकों का निर्माण करता है, इसके बारे में हम लोग देखें। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ और क्लोरीन के साथ यहाँ यौगिक बना रहा है, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन के हैलाइड की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। आइड, हैलाइड में आइड लगा है। आइड किसके साथ लगता है? क्या इसको हम लोग क्लोरीन का ऑक्साइड कहेंगे कि ऑक्सीजन का क्लोराइड कहेंगे? इसको ब्रोमीन का ऑक्साइड कहेंगे कि ऑक्सीजन का ब्रोमाइड कहेंगे? इसको ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहेंगे कि फ्लोरीन का ऑक्साइड कहेंगे? यानी आइड किस में लगाएंगे? ऑक्सीजन में कि फ्लोरीन में, फ्लोरीन में कि ऑक्सीजन में, ब्रोमीन में कि ऑक्सीजन में? तो ध्यान से समझो बाबू, यदि दो तत्व हैं तो आइड उसमें लगाया जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक। कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व में आइड नहीं लगाया जाता है। आइड अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लगाया जाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता की बात हुई तो जरा देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। ऑक्सीजन का 3.5, क्लोरीन का 3 होता है और ब्रोमीन आयोडीन का तो इससे भी कम होता है। तो आपको क्या बताए कि अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है उसी के साथ आइड लगेगा। अब जरा देखिए कि आयोडीन और ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से भी कम होती है, 3 से भी कम होती है। अब जरा देखिए कि आयोडीन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी? ऑक्सीजन की। इसलिए आइड ऑक्सीजन के साथ लगेगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे आयोडीन का ऑक्साइड, ठीक है। यहां देखिए, ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ऑक्सीजन की अधिक होती है, तो आइड किसके साथ लगता है? अभी आपको बताया कि आइड किसके साथ लगता है? तो अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ आइड लगेगा। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें कौन है? ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो आइड किसके साथ लगेगा? ऑक्सीजन के साथ, यानी यह भी हो गया ब्रोमीन का ऑक्साइड। ये दोनों ब्रोमीन के ऑक्साइड कहलाएंगे। क्लोरीन और ऑक्सीजन में देखिए, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 है। किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? ऑक्सीजन की। तो यह क्लोरीन का ऑक्साइड कहलाएगा। आइड किसके साथ लगेगा? ऑक्सीजन के साथ, तो यह हो गया क्लोरीन का ऑक्साइड। लेकिन जरा यहां देखिए,
यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो आइड किसके साथ लेगा? फ्लोरीन के साथ। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्लोराइड, यानी ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहा जाएगा। यह कहलाएगा ऑक्सीजन का फ्लोराइड। इसको हम लोग फ्लोरीन का ऑक्साइड यदि कहते हैं तो यह सर्वथा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आइड उसके साथ लगता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक। आप देख सकते हैं फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए आइड फ्लोरीन के साथ लगेगा, इसलिए ऑक्सीजन का फ्लोराइड कहलाएगा, या फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ऑक्सीजन का हैलाइड हम लोग देखे। अब देखिए सल्फर, सेलेनियम तथा टेलुरियम जो है ये डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड तथा हेक्सा हैलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम डाई हैलाइड भी बनाते हैं, टेट्रा हैलाइड भी बनाते हैं और हेक्सा हैलाइड भी बनाते हैं। अब यदि इनके डाई हैलाइड की बात करें तो सबसे स्टेबल जो डाई हैलाइड होता है वह सल्फर डाई क्लोराइड होता है। यानी डाई हैलाइड्स में सल्फर डाई क्लोराइड अधिक अस्थाई होता है, अधिक अस्थाई होता है। यदि डाई हैलाइड के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम सल्फर डाई क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करें, सल्फर के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन है तो एक तो यहां पर हो गया लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। ठीक है, कितना लोन पेयर है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3। 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप इसका क्या होगा? तो शेप इसका हो जाएगा, इसको बेंट कहा जाता है, बेंट मुड़ा हुआ या एंगुलर। तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जो है ये डाई हैलाइड का भी निर्माण करते हैं। डाई हैलाइड का निर्माण कौन कौन करते हैं? तो सल्फर, सेलेनियम तथा टेलुरियम डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं, लेकिन सबसे अस्थाई कौन होता है? तो सल्फर डाई क्लोराइड अधिक अस्थाई होता है। और यह इसका स्ट्रक्चर देखिए, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं टेट्रा हैलाइड के बारे में। तो टेट्रा हैलाइड में ये टेट्रा फ्लोराइड और टेट्रा क्लोराइड की ज्यादातर निर्माण करते हैं। सल्फर, सेलेनियम तथा टेलुरियम प्रायः टेट्रा फ्लोराइड तथा टेट्रा क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? क्या क्या बनाते हैं? टेट्रा फ्लोराइड और टेट्रा क्लोराइड। जैसे देखिए SFO, ACFO, TFO। SA4 जो है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैस होता है, यह लिक्विड होता है और यह सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब यदि इनके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे मान लीजिए SA4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसा SA4 का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह इन सब का स्ट्रक्चर होगा। चलिए सल्फर हो गया,
ये SF4 का स्ट्रक्चर हो गया। कितना लोन पेयर है इसमें? देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो गया, बॉन्ड पेयर 2 2 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1 2 3 4 5 मतलब sp3d हो जाएगा। और शेप क्या हो गया? शेप कहा जाता है सीसा, सीसा या इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है या सीसा कहा जाता है। 4 कॉर्नर्स है इसका। ये आप लोग 11th में पढ़े हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए जो टेट्राहेलाइड होते हैं, टेट्राहेलाइड लेविस बेस तथा लेविस एसिड दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे? देखिए जैसे अभी हम लोग SA4 का स्ट्रक्चर देखे थे। SA4 सल्फर के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 4 फ्लोरीन के साथ साझा कर लिया तो कितना बच गया? 2 बच गया। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो किसी को दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसको लेविस थ्योरी के अनुसार बेस कहा जाता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, उसको लेविस थ्योरी के अनुसार बेस कहा जाता है। इसलिए लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। तो क्यों लेविस बेस की तरह बिहेव करता है? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण यह लेविस बेस की तरह व्यवहार करता है। अब प्रश्न है कि लेविस एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है? ध्यान दो बाबू, सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। तीसरा कक्ष आ गया तो D भी आएगा, भले इसमें D खाली है। अब D जब खाली है तो खाली D ऑर्बिटल है तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। इसके पास खाली D ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें ये ग्रहण कर सकता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के इसमें रख सकता है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें होगी, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है वह लेविस थ्योरी के अनुसार क्या होता है? एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास खाली D ऑर्बिटल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p4। जब तीसरा कक्ष आ गया तो D उसमें रहेगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे, तो 3d होगा। 3d खाली है और खाली है, खाली ऑर्बिटल है तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के रख सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए लेविस थ्योरी के अनुसार क्या हो गया? एसिड। तो कह सकते हैं कि रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण यह लेविस एसिड की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम चर्चा करते हैं हेक्साहेलाइड की, ठीक है ना। इस ग्रुप के तत्व जो हैं सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये हेक्साहेलाइड बनाते हैं, लेकिन केवल फ्लोरीन के साथ। यानी हेक्सा फ्लोराइड सिर्फ बनाते हैं, ये हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड, हेक्सा आयोडाइड ये सब नहीं बनाते हैं, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही हेक्साहेलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे
इस वर्ग के तत्व मतलब कौन कौन? सल्फर, सेलेनियम तथा टेल्यूरियम फ्लोरीन के साथ हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करते हैं। फ्लोरीन के साथ हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करते हैं, जैसे SF6, ACF6, TF6 हो गया, हेक्साफ्लोराइड हो गया। अब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इनका परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। और परमाणु आकार बढ़ेगा, बताया गया आप लोगों की परमाणु का जब आकार बढ़ता है तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, और बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो उसका स्थायित्व कम होगा। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हेक्साफ्लोराइड का स्थायित्व क्या होगा? घटता जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आने पर हेक्साफ्लोराइड्स का अस्थायित्व घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड का लेंथ बढ़ता जाएगा, परमाणु आकार जैसे जैसे इसका बढ़ेगा। सल्फर फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा है तो बॉन्ड छोटा होगा, सल्फर का आकार छोटा है। सेलेनियम का इससे बड़ा है तो बॉन्ड इससे बड़ा होगा। टेलुरियम का इससे बड़ा है तो बॉन्ड इससे बड़ा होगा। और बॉन्ड का लंबाई जितना बढ़ता जाता है उतना ही बॉन्ड कमजोर होता जाता है। बॉन्ड कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो स्थायित्व कम होगा, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हेक्साफ्लोराइड का स्थायित्व घटता जाता है। अब जरा इनके स्ट्रक्चर की बात करें, यानी ऊपर लिख सकते हैं हम इसको नोट करके कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण हेक्साफ्लोराइड का अस्थायित्व घटता जाता है। ठीक है। अब जरा हम चर्चा करें इनके स्ट्रक्चर की। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया जा चुका है। देखिए जैसे SF6 का ये स्ट्रक्चर देखते हैं, सल्फर हो गया, फ्लोरीन, ये SF6 का स्ट्रक्चर हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, शेप इसका ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल इसमें प्रत्येक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस वर्ग के तत्व प्रायः दो प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड। तो लिखेंगे इस वर्ग के तत्व प्रायः डाई ऑक्साइड तथा ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। डाइऑक्साइड, जैसे डाइऑक्साइड की हम बात करें, डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। सल्फर का डाइऑक्साइड SO2, ACO2, TeO2, POO2।
सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर के डाइऑक्साइड, ये गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यदि हम ट्राइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड SO3 गैस के रूप में पाया जाता है, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में कौन अधिक अम्लीय होता है, तो ट्राइऑक्साइड लिखेंगे कि ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, यानी कहा जाए कि SO2 और SO3 में अधिक अम्लीय कौन होगा। आपको क्या लिखा है कि ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक अम्लीय होगा, तो SO3 अधिक अम्लीय होगा SO2 की अपेक्षा। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिए, नोट करके, एक ही तत्व के यदि डिफरेंट ऑक्साइड हो तो उसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। एक ही तत्व के दो ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +4 होगी, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +4 होगी। आपको क्या बताए कि एक ही तत्व के दो ऑक्साइड हो तो तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा। देखिए इसमें तत्व की सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 6 है तो इसका अम्लीय गुण क्या होगा, अधिक होगा। यानी लिखेंगे नोट करके, एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्साइड में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। जैसे अभी देखिए SO3 SO2, उसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि Cl2O7 और Cl2O5 अधिक अम्लीय कौन होगा, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +7, क्लोरीन का +5, अधिक अम्लीय हो जाए। यदि कहें P2O5 और P2O3 में अधिक अम्लीय कौन होगा, तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +3, फास्फोरस का +5, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या अधिक है इसलिए अधिक अम्लीय यह होगा। यदि कहें कि N2O5 और N2O3 में अधिक अम्लीय कौन होगा, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +3 है, यहाँ +5 है तो अधिक अम्लीय N2O5 होगा। तो एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्साइड हो तो तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये पिछले लेक्चर में P ब्लॉक 24 का ये आंसर है, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर। और ये आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गैस है, ये ऑप्शन है। SF4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये ऑप्शन है, और SF6 का सेफ होता है। ये तीनों क्वेश्चन आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालेंगे। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपडेट होता रहे। थैंक यू।